जय हिंद सभी को। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सल्तनत जो पीरियड था उसके दौरान सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या रही। ध्यान रहे एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीए और एमए दोनों बच्चों के लिए। यदि मिडाइवल इंडिया आप लोग पढ़ रहे हो तो प्रतियोगी परीक्षाओं वाले बच्चे भी इसको थोड़ा बहुत तो याद कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो याद नहीं कर सकते। 1206 से लेकर के 1526 का जो पीरियड सल्तनत काल का रहा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है देश को इफ़ेक्ट किया, कौन कौन से क्षेत्र को इफ़ेक्ट किया। देखिए, मैंने अभी भी कहा कि देखो, राजनीतिक रूप से तो प्रभावित किया ही किया, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। तो आपको ये जो सेगमेंट है ना, ये बना के चलना पड़ेगा। 4 भागों में बांट दो आप बिल्कुल किसी भी चीज़ को। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो सामाजिक, फिर आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भी कुछ इफेक्ट हुए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से बांट दीजिएगा। किस प्रकार से उस दौरान सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ, अर्थव्यवस्था, धार्मिक प्रदेश, कला संस्कृति, और इसमें कौन कौन से परिवर्तन इस दरमियान हुए। देखिए, आप इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा सा देख सकते हो कौन कौन से वंश थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, इनको आप लोग याद कर लेना। तैमूर का आक्रमण, और इसके बाद लोधी वंश का यहाँ पर हालांकि उल्लेख नहीं है, और इसके बाद जो है मुगल आए। ठीक है, तो तुगलक के बाद जो है लोधी वंश भी यहाँ पर था। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। देखिए, 13वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, और इस्लामिक शासन प्रणाली के साथ साथ अरबी और फारसी संस्कृति के तत्वों का भारत में इसी के साथ प्रवेश हुआ। अच्छा, सामाजिक संरचना क्या थी, ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा इस दरमियान। आप पॉइंट्स वाइज यदि आंसर लिखोगे तो बहुत फ़ायदा आपको होगा। आप इस प्रकार से चार्ट बना सकते हो, इस प्रकार से भी आप इनको बना सकते हो, क्योंकि इस तरीके से भी आंसर जो है बहुत इफेक्टिव हो जाता है। देखिए, शासक वर्ग हुआ करता था जिसमें सुल्तान, अमीर और उमरा हुआ करते थे। धार्मिक में उलेमा, ब्राह्मण और काजी हुआ करते थे। व्यापारिक वर्ग में सेठ, साहूकार और व्यापारी हुआ करते थे। शिल्पकारों में जो है बुनकर, लोहार और स्वर्णकार हुआ करते थे। किसानों में खेतिहर मजदूर हुआ करते थे, और दास हुआ करते थे। ये एक प्रकार की व्यवस्था थी। और आप यहाँ पर देखोगे कि मुस्लिम समाज में जो अशरफ थे, जो कुलीन वर्ग में आते थे, और जो अजलाफ थे वो निम्न वर्ग में आते थे। और अशराफ जो वर्ग था, कुलीन वर्ग, उसमें मुसलमान, सैयद, शेख वाले जो मुसलमान थे वो अलग आते थे, जबकि अजलाफ वर्ग में जो धर्मांतरित स्थानीय मुसलमान थे वो आते थे। हिंदू समाज में भी काफ़ी परिवर्तन आए, इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। देखो, अभिजात वर्ग का उद्भव, तुर्की अमीर थे, विदेशी नवाब थे, स्थानीय सामंत थे। इस प्रकार एक अभिजात वर्ग का उदय सल्तनत काल में हुआ। अच्छा, ग्रामीण समाज की बात करें तो यहाँ सुल्तान, इक़्तिदार कौन था, ये राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी हुआ करते थे। जमींदार किसानों से जो थे एक प्रकार से लगान वसूल करते थे, और किसान जो है खेती करते थे। ये ग्रामीण समाज की स्थिति सल्तनत काल के दरमियान थी। इसी प्रकार से हम लोग और आगे बढ़े इसी दौरान, तो शहरी जीवन और व्यापार कैसा था। देखिए, नगर केंद्र काफ़ी बने, जहाँ प्रशासनिक इमारतें, मस्जिदें, मस्जिदें बनी, मंदिर बने, दरगाहें बनी, व्यापार के क्षेत्र बने, दुकानें बनी, अमीरों के लिए विशाल महल बने। तो ये चीज़ें थी। यदि सल्तनत काल में आप देखोगे कि दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, देवगिरी जैसे जो शहर थे, यहाँ ढेर सारा कंस्ट्रक्शन हुआ, निर्माण हुआ, और व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्रों की रचनाएं हुई। अब यहाँ पर देखो, धार्मिक प्रभाव बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये पूरा एक ऐसा टेन्योर रहा सल्तनत काल का जहाँ इस्लामिक जो संस्कृति थी वो देश में बढ़ी। और सल्तनत काल में इस्लाम का प्रसार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें हालांकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही थे। और पॉजिटिव में आप देखोगे कि सूफी संतों ने जो है इस्लाम का जो सरल और उदार पक्ष था वो जनता के बीच में प्रसारित किया, जिसमें चिश्ती है, कादरी है, सूफी जो संत है, उन्होंने भारत में अपनी जड़ें जमाई। और अच्छा, इन्होंने दोनों जो समुदाय थे उनके लिए एक प्रकार से एक मार्ग प्रशस्त किया सांप्रदायिक सद्भाव का, जिसमें औलिया साहब थे, ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती साहब थे। हिंदू धर्म में भी परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं कि इस दरमियान हिंदू धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखोगे कि कबीर, नानक, रामानंद जैसे जो संत थे वो इसी पीरियड के माने जाते हैं, और इन्होंने भी अपना योगदान, महती योगदान दिया। तो धार्मिक परिदृश्य के ऊपर भी आप लोग लिख सकते हो।
अच्छा, महिलाओं की स्थिति को मुगल काल में कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। दो तरीके का जहाँ पर आप देखोगे, देखो पर्दा प्रथा प्रचलन में बढ़ी एकदम से और ज़्यादा हो गई, पहले भी थी हिंदू वर्गों में, लेकिन इस दौरान थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। शिक्षा और सामाजिक भागीदारी में जो है महिलाओं की भूमिका उतनी नहीं थी, औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित थी। अभिजात वर्ग की कुछ महिलाएं जो है घर पर ही उनको शिक्षा दी जाती थी। ये हम लोग सल्तनत काल की बात कर रहे हैं। महिला शासक इस दरमियान सिर्फ रजिया सुल्तान का नाम मोटे तौर पर लिया जाता है, क्योंकि हम लोग बाकी का नाम तो बाद में लेंगे, लेकिन जो सल्तनत काल में एकमात्र जो शासक थी वो रजिया सुल्तान रही। तो इस प्रकार से महिलाओं की स्थिति को हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई अपलिफ्टमेंट हुआ। बेसिकली हम यही कहेंगे कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुई। और कुछ जो प्रथाएं उस टाइम पर थी, चाहे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, अच्छा जौहर भी इस दरमियान बढ़ने लगे, ये भी एक इशू था, क्योंकि जब जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनके कारण जो राजपूत महिलाएं थी उन्होंने जौहर को अपनाया। तो ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा, इस दौरान जो है कुछ प्रतिभाशाली महिलाएं भी थी, जैसे गुलबदन बेगम जैसी विदुषी महिलाओं ने साहित्य की रचना भी की। ऐसा नहीं, मतलब महिलाएं थी कुछ जो प्रसिद्ध थी, बट अब यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी संख्या और नाम काफ़ी कम आपको मिलेंगे। यदि आप लोग कला और संस्कृति की बात करोगे तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का निर्माण एक प्रकार से हुआ इस दरमियान, जिसमें कुतुब मीनार है, अलाई दरवाज़ा है, अढ़ाई दिल का झोंपड़ा है। जो बिल्डिंग्स थी उनमें आप देख पाओगे कि मेहराब, गुंबद और मीनारों का प्रयोग बढ़ा। चित्रकला और संगीत का भी प्रचार प्रसार इस दरमियान हुआ। अमीर खुसरो ने कव्वाली, ख्याल और जैसी नई शैलियों का विकास जो है इस दरमियान हुआ। भाषा और साहित्य की बात करें तो देखो, लैंग्वेज उर्दू भाषा तो थी ही, लेकिन फ़ारसी, अरबी और हिंदी का भी मिश्रण हो गया। तो फ़ारसी जो है उस दौरान दरबारी भाषा थी, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और मलिक मोहम्मद जायसी है, अमीर खुसरो जैसे विद्वान इस दरमियान हुए। और भी बहुत नाम हैं। मैं आर्थिक नीतियों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। देखिए, बहुत ज़्यादा डिस्कशन एक वीडियो में करना मुश्किल होता है, लेकिन आप देखोगे कि जो आर्थिक नीतियाँ थी, जिसमें भू राजस्व प्रणाली, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है, फिरोज तुगलक का भी नाम आएगा, इन्होंने काफ़ी काम किए। मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ। आप देखोगे कि इल्तुतमिश ने जो चांदी के टका चलाए और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने मूल्य नियंत्रण किया। तो कई चीज़ें थी जो इस दरमियान लागू हुई। व्यापारिक नीतियाँ जो थी, दोनों तरीके के व्यापार को प्रोत्साहित किया गया। बाजार नियंत्रण की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण जो है अब तक प्रसिद्ध है। अच्छा, इस दौरान तकनीकी प्रगति क्या हुई? देखिए, कृषि की तकनीकी में काफ़ी परिवर्तन हुआ। धातुकर्म और शिल्प में काफ़ी चेंजेज आए। वस्त्र उद्योग को एक नई दिशा मिली इस दरमियान। मुस्लिन, बनारसी रेशम, गुजराती पटोला जो पद्धति थी उनका विकास हुआ। निर्माण की तकनीकों में काफ़ी चेंजेज हुआ इस दरमियान। खासतौर पे देखो, भवन इंजीनियरिंग तो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। बिल्डिंग की जो टेक्निक्स थी वो तो सल्तनत काल के दौरान अपने आप में ये कह सकते हैं कि चरम पर थी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, निष्कर्ष क्या था? देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी चेंजेज हुए, सामाजिक संरचना में परिवर्तित हुई, वास्तुकला देखो इस मामले में बहुत रिच है। आप यहाँ पर ये पॉइंट देखेंगे कितना परिवर्तन आया। धार्मिक जीवन, भाषा, साहित्य, अर्थव्यवस्था, ये तो सिर्फ एक चार्ट है। मेरा ये मानना है कि ये सारे जो तत्व हैं, सारे जो एंगल्स हैं, इसमें इस दरमियान काफ़ी परिवर्तन हुआ। निष्कर्ष के रूप में आप नीचे का जो सेक्शन है वो देख सकते हो। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं इस पूरे वीडियो के माध्यम से अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने में सफल होंगे। थैंक यू सो मच।